वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, मैं शेयर करता हूं। आप लोग भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं पीजीटी कॉमर्स का, पीजीटी टीजीटी कॉमर्स का बैच, क्लास नंबर 4। जल्दी से सभी लोग शेयर करिए, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अगले 2 मिनट में। 8:02 पे पूरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन, ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। आज का सेशन है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग कल कंप्लीट कर दिया था, आज हम लोग पढ़ाएंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑल दोज कैंडिडेट यू हैव ज्वाइंड, ठीक है, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो लेक्चर नंबर 4 है आज। आज का लेक्चर ऑर्गेनाइजिंग पे हम लोग बताएंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। दैट इज ऑल अबाउट द आयोजन, ठीक है। तो ऑल दोज कैंडिडेट यू आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह। सिंस लास्ट 11 years I am taking the classes for UGC NET in management, commerce and economics, also taking the classes for UPPGT TGT in commerce and economics. And I used to work with India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IFMTR, UP government.
mentored and guidance more than 1000 plus candidate for UGC NET in commerce management and economics in PGT TGT, cracked the UGC NET JRF 4 times in a commerce and management, MBA international business, MCOM IB, MA economics and PhD applied economics. तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो अभी कुछ भी बच्चे ज्वाइन किए, बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लें तो हम लोग 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, आयोजन करना क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आयोजन करना। प्लानिंग कल कंप्लीट करा दिया था, नोट्स भी दे दिए हमने, ग्रुप में डाल दिए। अब बात करते हैं आयोजन की। अकॉर्डिंग टू द थियो हैमन ने क्या बोला है, आयोजन उद्यम की गतिविधियों को परिभाषित करने और समूहित करने और उनके बीच प्राधिकरण संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट द आयोजन करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them। मतलब एक संगठन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में सबके बीच एक रिलेशनशिप सेट करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों की अगर बात करें, साधारण शब्दों में हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज समथिंग यू डू बिफोर यू डू। कुछ करने से पहले जो कुछ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। Organizing something you do before you do something so that when you do it's not all mix up। सीधी सी बात, हम लोग घर पे कोई फंक्शन करते हैं, शादी बारात का फंक्शन किया, कुछ भी करते हैं, तो अगर पहले से ही आपने कुछ सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ, जब हम लोग एक्चुअल में काम करते हैं चीजें मिक्सअप नहीं होती। तो आयोजन कुछ ऐसा होता है जो आप कुछ करने से पहले करते हैं, ताकि जब आप इसे एक्चुअली में करते हैं तो ये सब मिश्रित नहीं होता। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। आप देखिए, हिंदी मीडियम वाले डरिएगा मत, हम एक एक लाइन एक एक अंग्रेजी में आपको, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी दोनों बता देंगे। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपने ये फोटो से समझ में आ रहा होगा आपको। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज दैम इट विल नेवर बी इनफ। ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने संसाधन है, फर्क ये पड़ता है अगर आपको नहीं पता उनको प्रयोग कैसे करना है, वो कभी भी आपके लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे। देखिए, एक इंसान के सामने कितनी सारी सीढ़ियां पड़ी हैं, बट फिर भी वो वहां जहां तक उसको देखना है वहां तक ही नहीं पहुंच पा रहा। अगर ये नॉर्मली एक सीढ़ी लगा लेता, एक सीढ़ी दो सीढ़ी जोड़ लेता आपस में, तब वो आराम से उसके पार भी देख सकता था। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि आपके पास इट वॉन्ट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा या नहीं करता है कि कितना संसाधन है, अगर उनको संसाधनों का सही से उपयोग करना आपको नहीं आता। ठीक है, आपके पास हमने 50, 60, 100 किताबें दे दी हिंदी में, इंग्लिश में, बट आपको पता ही नहीं उनका योग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, तो वो कभी भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो पहला है इंपॉर्टेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया कि एक डिपार्टमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं, उनको आपस में हम लोग सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मार्केटिंग वाले एक में रहेंगे, एचआर वाले एक में रहेंगे, फाइनेंस वाले एक में रहेंगे, ऑपरेशंस वाले अलग रहेंगे, प्रोडक्शन वाले अलग रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के तहत हम लोग बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। जो लोग जिस काम में स्पेशलाइज हैं, दुनिया का हर इंसान हर चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। कोई लोग मार्केटिंग में स्पेशलाइज होंगे, कोई लोग फाइनेंस में होंगे, कोई लोग ऑपरेशंस में होंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के तहत काम कर रहे हैं तो आप उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि हम कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, अगर हमसे बोले नहीं साइंस भी पढ़ा लो, हिस्ट्री भी पढ़ा लो, ज्योग्राफी पढ़ा लो,
नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि दुनिया का हर इंसान स्पेशलाइज हर सेक्टर में नहीं हो सकता। तो अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क और जॉब। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको हम लोग एक ग्रुप में और सब ग्रुप में विभाजित कर लेते हैं। फॉर ऑल द सब वर्क कॉम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड हु बिकम एक्सपर्ट बाय डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब टाइम एंड अगेन। सीधी सी बात है, सब ग्रुप के अंदर जो लोग कॉम्पिटेंट, मतलब जो जिनके अंदर क्षमता है, उनको हम लोग कुछ काम एलोकेट कर देते हैं। वही इंसान बार बार सेम काम करते रहते हैं, वो लोग उसमें क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट। तो एक इंसान किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो गया तो सीधी सी बात है, उसका उसका फायदा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। दूसरा हुआ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का पर्याप्त, संसाधनों का पूर्णता प्रयोग करना। तो सीधी सी बात, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग सही से करेंगे, आप संसाधनों का ठीक से यूज कर सकते हैं। एडॉप्शन टू द चेंज, जो भी बदलाव होते हैं बदलाव को स्वीकार करना। अगर आप ठीक से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो अगर मान लीजिए कोई भी बदलाव होते हैं उनको हम लोग चेंज, उनको उनके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग टू द एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब कोई भी बदलाव होता है किसी भी एम्प्लॉयज को लेकर, कोई काम को लेकर, तो हम उस बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग ठीक से करके रखी है। फिर आया, ये तो वही हिंदी में हो गया, विशेषज्ञता के लाभ, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और बदलने के लिए अनुकूल। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई, है सभी गतिविधियों के आयोजन के तहत विभिन्न कार्यों या नौकरियों में विभाजित किया जाता है। सभी उप कार्यों के लिए सक्षम लोगों को नियुक्त किया जाता है, जो किसी विशेष कार्य को बार बार करके विशेषज्ञ बन जाते हैं। यही तुमने बताया आपको। फिर आया एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को फैलाना, ग्रोथ मतलब विकास करना। आप अपने संगठन का विकास करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड, देखो दुनिया की हर इंसान अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता है। आज एक दुकान खोली, फिर दो खोलेंगे, फिर चार खोलेंगे, 8, 16, 32। तो कहना कि एवरीवन इज वांट टू बी इंक्रीज, एक्सपेंड देयर बिजनेस। दुनिया का हर इंसान अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहता है और एक ग्रोथ चाहता है। तो अच्छे ऑर्गेनाइजिंग से आप अपने व्यापार का एक्सपेंशन और ग्रोथ इजिली, आराम से कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब है यहाँ पर मानव संसाधन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, मानव संसाधन की। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग ठीक से करेंगे तो अंडर दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज प्रैक्टिसाइज, दिस इज डन नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ द वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो एक संगठन के अंदर जितने मानव लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोग लगातार डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। फिर हुआ कोऑर्डिनेशन एंड द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब समन्वय बैठाना सभी लोगों के बीच में और प्रभावशाली प्रबंधन, प्रभावशाली प्रबंधन। आप अगर ऑर्गेनाइजिंग ठीक से करेंगे, इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। हमने ये शुरू से बता रहे हैं, जो सिमिलर जॉब्स होंगे, जो सिमिलर टाइप का काम होगा, उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर रख देंगे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि आपस में सबका समन्वय बना रहे और प्रभावशाली तरीके से हम लोग प्रबंधन करता रहे, जिससे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, संगठन के उद्देश्य को हम लोग अचीव कर सकें। भाई देखिए, विस्तार और विकास की बात किया, कार्मिक का विकास, समन्वय और प्रभावी प्रशासन। वही हिंदी में आप देख सकते हैं, विस्तार और विकास आयोजन की प्रक्रिया कर्मचारी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है, जो उन्हें बढ़ने में मदद करती है। वे हमेशा नए चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है भाई, कार्मिक का विकास, समन्वय, आयोजन समारोह में समान और संबंधित नौकरियों को एक विभाग के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जो काम में प्रयासों और सामंजस्य के एकीकरण की ओर जाता है। सीधी सी बात है। ये तो हो गया बेसिक, हमारी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस ही क्यों पड़ती है। अब आगे बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। संगठन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, सबसे पहला होता है हम लोग कार्य की पहचान और उसका विभाजन करना। सबसे, एक संगठन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, उनकी कार्य की पहचान करना और उसका विभाजन करना सबसे पहला स्टेप होता है। नोट कर लीजिए, कार्य की पहचान और विभाजन करना। तो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिन विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट और ईच यूनिट ऑफ द टोटल वर्क इज कॉल्ड ए जॉब। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमेशा स्टार्ट किससे होता है, पूरे कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित करना, छोटी छोटी यूनिट में विभाजित करना, और ईच यूनिट को, हर छोटी छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, जॉब, कार्य कहते हैं। एंड एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज असाइंड वन जॉब ओनली। एक इंसान को हम लोग एक ही जॉब असाइन करेंगे। ठीक है,
एक इंसान को केवल एक ही जॉब असाइन करेंगे, मतलब एक इंसान को केवल एक काम करने के लिए बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? कहीं ना कहीं हम उस इंसान के एक्सपर्टीज के अनुसार, जो इंसान जिस चीज में एक्सपर्ट है उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा, ताकि हम उसके स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा सकें। तो पहला हो गया कार्य का विभाजन और पहचान और विभाजन। दूसरा हो गया नौकरियों और विभागीकरण को समूहीकृत करना, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। After dividing the work in a smaller jobs, after dividing the work in a smaller jobs, related and similar jobs are grouped together and put under the one department. ये शुरू से बता रहे हैं, जितनी रिलेटेड जॉब्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, ठीक है, उनको एक समूह में बनाएंगे और एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। जैसे मार्केटिंग के अंदर सेल्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब किस में रहेंगे? मार्केटिंग में। भाई प्रोडक्शन में हम लोग बात करें, डिस्पैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में रहेगा। ऐसे रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो सिमिलर जॉब है, एक जैसी जॉब है, उनको हम लोग एक साथ करेंगे, फिर उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। तो इसके हम लोग कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, एक डिविजनल। फंक्शनल को बोलते हैं क्रियात्मक विभागीकरण, क्रियात्मक। डिविजनल को बोलते हैं विभाजन। तो फंक्शनल विभागीकरण कैसे करते हैं और डिविजनल विभागीकरण कैसे करते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो पहला स्टेप क्या बताया? कार्य की पहचान करना और उनका विभाजन करना। दूसरा है नौकरियों और विभागीकरण को सामूहिकृत करना। उसके अंदर क्या करेंगे? पहले जो स्मॉलर जॉब्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। हम लोग कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं बच्चों, फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत और डिविजनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब पहला आया क्रियात्मक डिपार्टमेंट, क्रियात्मक विभागीकरण, क्रियात्मक विभागीकरण। अब क्रियात्मक विभागीकरण क्या होता है? अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शंस और ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शंस और ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जॉब रिलेटेड टू द सेल्स आर ग्रुप अंडर द सेल्स डिपार्टमेंट। हमने आपको यही बताया है ना, क्रियात्मक विभागीकरण क्या करेंगे? क्रिया के अकॉर्डिंगली करेंगे, कार्य के अकॉर्डिंगली करेंगे। जो एक जैसा काम है उनको एक डिपार्टमेंट में रखेंगे, प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन जैसा काम होगा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे, सेल्स वाला सेल्स में, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में, एचआर वाला एचआर में। दूसरा हुआ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल क्या होता है? विभाजन करना। अब कैसे विभाजन करते हैं देखिए, when an organization is producing more than one type of product then they prefer the divisional department। जब आप नोट कर लीजिए कि डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कब प्रयोग करते हैं? जब कोई संगठन या कोई संस्था एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्शन कर रही है, एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट को उत्पाद को उत्पादन कर रही है। when the company is producing more than one type of product they prefer the divisional departmentation। बहुत सरल है ना? जब कोई कंपनी साबुन भी बना रही है, शैम्पू भी बना रही है, क्रीम भी बना रही है, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो एक संगठन डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का प्रयोग करता है। तो अंडर दिस जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। समझ गए? तो इसमें हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे? साबुन वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, शैम्पू वाला अलग होगा, क्रीम वाला अलग होगा। तो इसमें हम लोग डिपार्टमेंटेशन कैसे करते हैं? विभागीकरण कैसे करते हैं? काम के अनुसार। काम का अनुसार मतलब एक प्रोडक्ट का काम एक डिपार्टमेंट में होगा, ऐसे ही दूसरा डिवीजन होगा वो दूसरा प्रोडक्ट बना रहा होगा, तीसरा होगा वो तीसरा बना रहा होगा। समझ गए? फंक्शनल हो गया कार्य के अनुसार, कि मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में रहेगा, सेल्स वाला सेल्स में। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन हम लोग कहां पर प्रयोग करते हैं? जब कोई भी संस्था या संगठन एक से ज्यादा उत्पाद का उत्पादन कर रही होती है, तो उनको हम लोग अलग अलग डिवीजन में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि एक ए प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, डी के लिए अलग होगा। देखिए फंक्शनल वर्क का एग्जाम्पल है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। सिंपल है, हमने बताया ही था आपको। भाई डिवीजन ने बताया कि प्रोडक्ट एक्स के लिए अलग अलग हमने बंटवारा कर दिया, वाई के लिए अलग बंटवारा करा, जेड के लिए अलग करा। तो सबके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो डिविजनल डिपार्टमेंट कहां पर करेंगे? जब कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। थर्ड आया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का असाइनमेंट करना है, कर्तव्यों का बंटवारा करना। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट
ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। मतलब हम लोग एक बार डिपार्टमेंटेशन कर देंगे फंक्शनल और डिविजनल, उसके बाद हर इंसान को उसकी टैलेंट के अनुसार, उसकी स्किल के अनुसार, उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार क्या करेंगे, काम का विभागीकरण करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करेंगे। राइट पर्सन एट ए राइट जॉब, सही इंसान को सही काम मिले। हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं हम, अब हमको मान लो मैनेजमेंट आता है, कॉमर्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, और हमको मान लो हिस्ट्री पढ़ाने को दे दिया तो ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक विभागीकरण कर, एक ड्यूटी असाइन करते हुए उसके इंसान की क्वालिटीज, उस इंसान की स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या, उसके अनुसार हम उसको क्या करेंगे, ड्यूटीज को असाइन करेंगे। चौथा हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। मतलब फिर हम लोग अथॉरिटी को एलोकेट करेंगे। When some work is assigned to someone, then he must be given some authority to do that work effectively. जब हम किसी को काम असाइन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उस इंसान को कुछ अथॉरिटी भी देंगे, कुछ अधिकार भी देंगे, ताकि वो इफेक्टिवली प्रभावशाली काम करे। क्योंकि एक संगठन में एक मैनेजर भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, लेबर भी होता है, टीम लीडर भी होता है। तो हर इंसान को तो मैनेजर नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, हर इंसान को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दे देंगे। So assigning the work and delegation goes parallel to each other. Assigning work without proper authority is meaningless. आप काम के जब एलोकेशन कर रहे हो, कौन इंसान क्या काम करेगा, उसके अनुसार एक उसके समांतर उसके साथ साथ आप अथॉरिटी भी एलोकेट करो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, लेबर कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजर कौन होगा, मिडिल लेवल मैनेजर कौन होगा। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। फिर हुआ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, समन्वय गतिविधियां आपस में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, इनके सभी डिपार्टमेंटों के बीच में आपस में एक समन्वय बना रहे। अदरवाइज आप सोचिए, मार्केटिंग वाला मार्केट से जाके 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर लेकर आ गया, बस एचआर बस प्रोडक्शन वाले को उसने बताया ही नहीं, तो प्रोडक्शन वाले को बता भी दिया बट फाइनेंस वाले ने प्रोडक्शन वाले को पैसे नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपस में समन्वय नहीं बना होगा, अगर मार्केटिंग वाले 100 ऑर्डर लेकर आ गया, प्रोडक्शन वाले को नहीं बताया आपने, तो प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्ट्स का उत्पाद का उत्पादन तो उत्पादन डिपार्टमेंट वाले करेंगे, तो उनको बताना पड़ेगा। इसीलिए आपस में समन्वय बैठाना देयर इज ए वेरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग इज अ वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो आपको बहुत जरूरी है कि आपस में जितने विभाग हैं आपस में सबका समन्वय बना रहे। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले बात करिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल होते हैं जहां पर हम लोग एक फॉर्मली रहते हैं। When the managers are carrying on organizing process, then as a result of the organizing process, organizational structure is created to achieve systematic working and effective utilization of resources. This type of structure is known as a formal organizational structure. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर एक मैनेजर एक संगठन के अंदर एक संरचना बनाता है कि एक इंसान किसको रिपोर्ट करेगा, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आप किसको रिपोर्ट करोगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, कौन किसको बात करेगा, कौन किससे बात नहीं करेगा, आपके पास ऑर्डर कहां से आएंगे आपको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स क्या होते हैं, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंसली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर क्रिएट करते हैं, इंटेंसली मतलब जानबूझकर क्रिएट करते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्य को पूरा करना, संगठन के गोल को पूरा करना। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइंड स्पेसिफिक जॉब। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं सभी इंसान को एक स्पेसिफिक जॉब एलोकेट की जाती है, एक इंसान को एक ही काम दिया जाएगा। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड फिक्स अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। हर इंसान को कुछ अथॉरिटी दी जाएगी और कुछ फिक्स डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कुछ क्षमता दी जाएगी और कुछ अथॉरिटी दी जाएगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन ए क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि मतलब हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, आप हाई लेवल पे काम कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है। पर संबंध कैसे बनेगा, हम आपको रिपोर्ट करेंगे, हम आपको सर बोलेंगे, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक रिलेशन बन जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सरल है ये।
एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं एक नियमित रूप से काम चलता है, सुचारू रूप से काम चलता रहता है, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। कोई एक इंसान एक काम कर रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा कि एक काम करना है, प्रोडक्ट एक्स बनाना है, ए भी वही बना रहा है, बी भी वही बना रहा है, सी भी वही बना रहा है, डी भी वही बना रहा है, ये नहीं होगा। ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक इंसान एक काम करेगा तो सब अपने अपने काम करेंगे। एक टाइम में 1 घंटे में आपने 4 प्रोडक्ट बनाने को दिए, किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड, किसी को डब्ल्यू, तो 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट 4 लोगों को दे दिया तो काम की ओवरलैपिंग हो रही है, चारों इंसान एक ही काम कर रहे हैं। फिर वह कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना रहता है आपस में। क्रिएशन है चैन ऑफ द कमांड, एक चैन ऑफ कमांड बन जाती है कि आपके पास कमांड का, आपके पास आदेश कहां से आएगा। मोर इम्फेसिस ऑन द वर्क, तो इस जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली किस पे फोकस करते हैं? कार्य पर, काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, काम पर ज्यादा फोकस करते हैं इस पे। अब डिसएडवांटेज क्या होता है? डिले इन एक्शन। क्यों? मान लीजिए कि लोअर लेवल इंप्लॉइज है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर टॉप लेवल इंप्लॉइज है, तो कोई मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ज्यादा आपको चारों जगह से अप्रूवल चाहिए होगा। लोअर लेवल सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर किसको बोलेगा? जीएम को बोलेगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा, तो कोई भी काम करने में डिले हो जाता है। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयज की सामाजिक नीड्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। इंसान की वेलबींग्स पे इंसान को टॉर्चर ज्यादा किया जाता है, इंसान की सामाजिक जरूरतों को कम पूरा करते हैं। एम्फेसिस ऑन ओनली वर्क ओनली, ये तो हमने आपको पिछले बताया था, केवल काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, सामाजिक जरूरतों पर सामाजिक जरूरतों पर बात नहीं करते। ये होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कोई डाउट बताइए? सब लोग बताइए किसी को कोई डाउट हो यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? So the informal organization is the interlocking social structure that governs how people work together in a practice. It is the aggregate of the behavior, interaction, norms, and personas, professional connecting through work, which work get done, and the relationships are built among the peoples. अभी आपको हिंदी में समझाएंगे, जो बच्चे हिंदी में है तो हिंदी मीडियम के बच्चे। It consists of a dynamic set of the personal relationship, social network, communities of common interest, and emotional sources of motivation. The informal organization evolves organically in response to changes in the work environment, the flux of people through its porous boundaries, the complex social dynamics of its member. देखिए, एक होता है फॉर्मल, जहां पर हम लोग फॉर्मली बात करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने आप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ से क्रिएट किए जाते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ से क्रिएट नहीं करते, ये अपने आप ही ग्रुप बन जाते हैं। होता नहीं, एक संगठन के अंदर, एक संस्था के अंदर जब हम लोग काम करते हैं आपस में, चाय कॉफी का एक अलग बन गया, लंच वाला एक अलग ग्रुप बन गया, तो वट एवर द ग्रुप बी फॉर्म विदाउट डिलिबरेटली जो ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्या लिखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, अब विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट ऑफ मैनेजर्स। कोई मैनेजर इसमें एफर्ट या कोशिश नहीं करता, अपने आप क्रिएट होता है। जिसकी एक जैसी इंटरेस्ट होता है, कोई क्रिकेट का शौकीन है तो क्रिकेट की सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में, क्रिकेट वाला एक अलग बन गया, पार्टीज का एक अलग ग्रुप बन गया। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं बिना कोई कोशिश किए मैनेजर्स की। दूसरा हुआ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्यों बनाते हैं? एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए।
आपस में, चलो ठीक है, आप काम की बात कम करते हैं इसमें, मतलब और बाहर की बातें कर रहे हैं, सामाजिक जरूरतों की बातें कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, कैरियर की बात कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इसीलिए बनाते हैं एम्प्लॉय, ताकि हम लोग एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिल सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डजंट फॉलो एनी फिक्स पाथ और फ्लो ऑफ अथॉरिटी। हमने आपको बताया ही, इसमें कोई भी एक स्केलर चेन वाला नहीं होता। इसमें मैनेजर का लेबर के साथ, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव का सुपरवाइजर के साथ भी संबंध हो सकता है। कोई एनी फिक्स पाथ नहीं होता, एक जैसा रास्ता नहीं होता। किसी की किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई किसी से बात कर सकता है, कोई किसी से बैठ के खाना खा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। Sources of information cannot be known under the informal structure as any person can communicate without anyone in the organization. हमने आपको बताया कोई किसी से बात कर सकता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। The existence of informal organizational structure depend on the formal organizational structure. जितना जितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा एक संगठन के अंतर्गत, उतने ही ज्यादा इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं। तो इनफॉर्मल ग्रुप तभी बनेंगे जब अगर एक संगठन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एडवांटेज क्या होता है? फास्ट कम्युनिकेशन, आप लेबर भी डायरेक्टली, लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी टॉप लेवल को डायरेक्टली बात कर सकता है, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। फुलफिल सोशल नीड्स, उसमें सामाजिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, यहाँ पे सामाजिक जरूरतें ही पूरी हो रही हैं। करेक्ट द फीडबैक, फीडबैक पूरा मिलता है लगातार। बट डिसएडवांटेज क्या होते हैं? स्प्रेड द रूमर्स, रूमर्स मतलब झूठ फैल रहे हैं। होता नहीं है कि फालतू की बात भी फैल सकती है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ बोला। So according to the survey, 70% of the information spread through informal organizational structure are rumors which may mislead the employees. तो एक सर्वे के अनुसार ये बोला गया है कि 70% जो बातें एक संगठन के अंदर फैलती हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के चक्कर में फैलती हैं। हमने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, आपने और आगे वाले को कुछ भी बताया, तो रूमर्स, झूठी बातें बहुत ज्यादा फैलती हैं। कोई सिस्टमेटिक काम करने का तरीका नहीं होता है। मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट, एक नेगेटिव परिणाम भी ये ला सकता है। मोर इम्फेसिस टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट की बात नहीं करते, संगठन की रुचि की बात नहीं करते। यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है? यहाँ पे ज्यादा फोकस हम लोग एक इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि संगठन के इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। ये बेकार है। अब आगे बताइए, यहां तक कोई डाउट? फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। अब आया फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन, फंक्शनल एंड स्टाफ। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? बेसिक तो वैसे बहुत होते हैं, मैट्रिक्स भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, प्रोजेक्ट भी होता है। बट हम आपको यहाँ पर मेन पढ़ाएंगे लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला हुआ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन मतलब रेखांकित, रेखांकित संगठन। रेखांकित क्या होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सरल और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो टाइप है उसको रेखांकित या उसको लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्केलर ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं पढ़ना जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ गए, सबसे पुराना सबसे सिंपल माना जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का हो सकता है, सिंपल और प्योर लाइन और डिपार्टमेंटल लाइन। अभी आपको समझाते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए, प्योर लाइन कौन सी है? सिंपल और प्योर लाइन और डिपार्टमेंटल लाइन। प्योर लाइन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन मैनेजर, फोरमैन, वर्कर्स तो सिंपल काम करेगा। ग्रुप एक, यहाँ के लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। ऐसे ही फोरमैन भी ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो ये बहुत सिंपल होता है, एक लाइन में काम करते हैं, एक सीक्वेंस में रहते हैं, सिस्टमेटिक काम होता है इसमें। ऊपर से ऑर्डर आएगा, नीचे से रिक्वेस्ट जाएगी। वो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया फोरमैन को आपको ये 100 प्रोडक्ट बना के देने हैं, फोरमैन ने वर्कर्स को बोल दिया, वर्कर्स ने ग्रुप ए को बोल दिया। समझ गए? तो इन द प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्टिविटीज आर द सेम विद ईच मैन परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ वर्क एंड द डिवीजन प्राइमरली एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। सिंपल भाषा में समझिए, सब एक जैसा काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑर्डर एक तरफ से आता है और पूरी लाइन तक की। हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के भी कोई ऊपर है, मान लीजिए प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को बोलेगा, फोरमैन वर्कर को बोलेगा, वर्कर ग्रुप है। ऐसे यहाँ पर प्रेसिडेंट वर्कर को बोले, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को, वर्कर को। तो ये इसको बोलते हैं सिंपल लाइन या प्योर लाइन।
फिर दूसरा होता है डिपार्टमेंटल लाइन। डिपार्टमेंटल लाइन क्या होता है? मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजर। ठीक, तो डिपार्टमेंटल लाइन क्या होती है? प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर का एक दो मैनेजर है, डिप्यूटी मैनेजर 1, डिप्यूटी मैनेजर 2। तो इनके अंदर तो क्या, सुपरवाइजर 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 सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के अंदर वर्कर वर्कर वर्कर। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब उसमें क्या हो गया कि आपस में जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के बीच, डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर रख दिया, उस मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के अंदर वर्कर होगा। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिपार्टमेंट के अनुसार जो होता है, एक फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो गया, उसके अलग सुपरवाइजर होंगे, उसके अलग वर्कर होंगे। ऐसे ही मार्केटिंग वाले के लिए जीएम सबसे ऊपर है, जीएम ने मार्केटिंग मैनेजर को बोला, मार्केटिंग मैनेजर ने डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग को बोला, डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग ने सुपरवाइजर को बोला, सुपरवाइजर ने वर्कर को बोला। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है लाइन के अनुसार, वो होता है हमारा प्योर लाइन। इससे कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, देख लीजिए, अच्छा बता देते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर द रिक्वेस्ट एंड सजेशन मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमने ये बताया ना आपको, ऑर्डर कहां से आएंगे? ऊपर से नीचे। रिक्वेस्ट कहां से जाएगी? टॉप टू बॉटम। ये होगा टॉप टू बॉटम, यहां ये क्या होगा? बॉटम टू टॉप। रिक्वेस्ट कौन करेगा? मैनेजर तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा ना, जो वर्कर्स होंगे वही रिक्वेस्ट करेंगे, बॉटम टू टॉप। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। The principle of unity command is the most silent feature of this type of organization. In simple word, the orders are received by the subordinate from one boss. तो इसमें ऑर्डर्स आपके मैनेजर देगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट आर अकाउंटेबल टू देयर इमीडिएट सुपरवाइजर। आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होगा उसका आप सुनेंगे। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर के अंदर लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स होंगे। दिस इज सिंपल टू ऑपरेट एंड कंट्रोल। इसको आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कैन बी इजीली अचीव्ड। समन्वय आराम से बन सकता है। एडवांटेज क्या होता है? सिंप्लिसिटी, साधारण। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको पता होता है क्या क्या करना है। डिसिप्लिन बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपस में समन्वय बना रहता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, इकोनॉमिकल और सस्ता पड़ता है, ये क्विक डिसीजन होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सिंपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बहुत समझाना नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ओवरलोडिंग। कभी क्या होता है, जो की पर्सन हो, जो मेन पर्सन होता है, उसके पास काम बहुत ज्यादा हो जाता है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जरूरी नहीं कि जिस इंसान को काम दे रहे हैं वो स्पेशलाइज हो उस इंसान उस पर्टिकुलर काम में। स्कोप फॉर फेवरेटिज्म। समटाइम व्हाट कैन बी हैपन कि आप अपने फेवरेट इंसान को कम काम दे और जो फेवरेट नहीं है उसको आप ज्यादा काम दे, तो कभी कभार पक्षपात भी इसमें हो सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कभी कभार समन्वय की भी कमी आप देख सकते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव कोई नहीं लेता उसमें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर रैंक्स। नीचे के जो लोग होते हैं, लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, वो ऊपर वाले से अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते हैं। अगला आया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Line and staff organization is a modification of the line organization is more complex than the line organizations. तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लाइन का ही मॉडिफिकेशन एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी को और आगे बढ़ा के हमने उसको बोल दिया है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बट ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जो थोड़ा कठिन होता है। अभी देखिए समझिए, उसमें हमने आपको बताया सिंपल सिंपल सीधा सीधा आ रहा था। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसमें भी देखिए सिंपल सिंपल एक तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं, सबको मानने पड़ेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, डिपार्टमेंटेशन, फाइनेंस मैनेजर का अलग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, पर्सनल्स का अलग। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए प्रेसिडेंट, लीगल एडवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट है। अभी बताते हैं क्या है। यस मोहित जी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टाफिंग रिड्यूस हो सकता है। यस, यहां पर क्या होता है, देखिए जो ये वाली लाइन है ये लाइन अथॉरिटी की है, जो डॉट डॉट वाली लाइन है भी स्टाफ अथॉरिटी की। यहां पर आपके पास ऑर्डर दो जगह से आते हैं। ये देखिए, लीगल एडवाइजर
डायरेक्टली 22% को भी 22% भी उससे रिपोर्ट कर रहा है, और 22% फाइनेंस भी रिपोर्ट कर रहा है, 22% प्रोडक्शन भी रिपोर्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का वॉल्यूशन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का वॉल्यूशन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड इस पर काम नहीं करता। यहां पर ऑर्डर दो जगह से आते हैं, दो जगह से एक टाइम में अगर दो जगह से ऑर्डर होंगे, अगर मान लीजिए आपको हम कोई काम करने का, ए भी वही बोल रहा है, बी भी वही ए ने भी आपको काम दे दिया कि 1 घंटे में जाके ये काम करिए, जाके बी ने भी बोल दिया, तो आप दोनों का तो काम एक समय में कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का वॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। रिलीफ टू द लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको थोड़ी आराम मिलती है। एक्सपर्ट एडवाइस आती है। देखिए यहाँ पर जो इंसान जिन कामों में एक्सपर्ट है, वहां से एक्सपर्टीज की आपकी क्या होती है, एडवाइस मिलती है आपको। आपको एक्सपर्टीज की भी वहां पर देखिए स्पेशलाइजेशन वाला जो मोहित गुप्ता आपका आंसर क्वेश्चन है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टाफिंग रिड्यूस हो सकता है, यस, बट यहाँ वहां पर स्पेशलाइजेशन वाला इंसान आपको नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर आप एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हो काम करते समय। बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जो इंसान स्पेशलाइज इस काम में उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, बेनिफिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग समय समय पे देंगे, बैलेंस डिसीजन रहता है, और यूनिटी ऑफ एक्शन रहता है। डीमेरिट्स क्या होती हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभार क्या होता है, समझदारी उतनी नहीं होती जितनी हम दिखाना चाहते हैं, चीजें समझ में नहीं आती। लैक ऑफ साउंड एडवाइस, कभी कभार आपको अच्छी सलाह नहीं मिलती। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, यस, कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लाइन वाले ने कुछ ऑर्डर दे दिया आपको, स्टाफ वाले ने कुछ ऑर्डर दे दिया, अगर एक समय में दो जगह से आदेश आएंगे आपके पास में, एक समय में दो जगह से आपके पास काम करने की आएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के, झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉस्टली होता है, यस। एजम्पशन ऑफ अथॉरिटीज, स्टाफ स्टील द शो, मेन इससे मतलब नहीं है। ये लास्ट में नहीं पढ़ना है आपको। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है पिछले पर। आज के लिए बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। नोट्स आपको पूरा दे देंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, और आपको प्योर लाइन बताया था वो पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। नोट्स आपको दे देंगे, अगर आपको जो बात में लिखा अगर वो पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगे तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास में अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नोट्स हमने कल भी ग्रुप में डाल दिए थे, आज भी ग्रुप में नोट्स डाल देंगे। हिंदी मीडियम के लिए भी आज नोट्स हमने बना लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।